कोटा में आपका स्वागत है। उत्तरी भारत का ये छोटा सा शहर मशहूर है चंबल नदी के लिए, ट्रैफिक लाइटों से मुक्त होने के लिए और कोचिंग संस्थानों के लिए। हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स कोटा आते हैं अपने करियर के लिए लॉन्च पैड खोजने। हालांकि इस शहर का नया और पुराना खूबसूरत आर्किटेक्चर इसे खास बनाता है। कोटा फिर भी कई मायनों में किसी भी अन्य भारतीय शहर की तरह ही है, जैसे आबादी, तंत्र व्यवस्था, खाना, परिवहन, संस्कृति, विविधता, बाजार और लोग। और अपनी समस्याओं के मामले में भी ये शहर किसी भी अन्य भारतीय शहर के समान ही है। एक कुशल कचरा संग्रहण और प्रबंधन सिस्टम के अभाव में कचरा शहर में इकट्ठा होता रहता है। ये घर करता है नालों में, गलियों में, सड़क किनारे और फिर फंगस की तरह बढ़ता रहता है। प्लास्टिक, ऑर्गेनिक, लोहा, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, यहाँ कोई कैटेगरीज नहीं है। सब कुछ एक साथ, एक जैसा कचरा। मगर इतना सारा कचरा कहाँ से आता है और आखिर में कहाँ जाता है? ये प्रश्न हमें एक बेचैन यात्रा पर ले गया, जिसमें जवाब से कहीं ज़्यादा सवाल थे। हमारे यहाँ से जो कलेक्शन होता है, नगर निगम से हो रहा है या प्राइवेट जो भी हो रहा है, वो एक ही गाड़ी में लेकर के जाते हैं। तो उसमें हम सेग्रीगेट भी करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसके प्रॉपर डिस्पोजल का या रिसाइकलिंग का कोई कार्यक्रम चलाया गया, उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है हमारे को। एक तो वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है। कचरे वाली गाड़ी में भी कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि गीला सूखा कचरा या किसी तरह का कोई सेग्रीगेशन नहीं है, वो एक साथ ही चल जाता है। और अगर वहाँ भी हो जाता है तो फिर वो जहाँ अल्टीमेटली जाता है नांदा में या जहाँ भी कोई भी साइट होती है, तो वहाँ पे भी कोई सेग्रीगेशन अवेलेबल नहीं है। कि जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें सेग्रीगेशन कॉलम्स होते हैं, लेकिन क्या वो उतने एफिशिएंटली काम करते हैं, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं वो सामने से हमारे कचरा ले जाते हैं, लेकिन उनकी कैसे सेग्रीगेशन होता है, क्या वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अप टू डिबेट है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं होता है। ट्रेन मैंने कुछ भी नहीं दी जाती मैडम हमारे को, तो बस ये है कि कोई लाता है तो डाल देता है गीला,
और कोई जो जानता पढ़ा लिखा हो तो वो तो डाल ही देता है, जो नहीं जानता वो डालता ही बस, गीला सूखा क्या जाना वो। हम यहाँ से करके भी ले जाएंगे, कितने वो करके मैं माथा पोड़ी करके इनसे फिर भी वापस वो तो यही करते हैं वहाँ पर। हमारे हिसाब से तो कचरा अलग ही होना चाहिए और जगह भी अलग होना चाहिए। कचरा चटनी हो जाए यहीं, उसके बाद में भर के ले जाओ वो फेंक दो। अब इसमें तो क्या सारे गंदा वंदा जो भी कचरा, गोदड़े वोदड़े बिस्तर विस्तर सब जाते हैं। किसी ने गद्दा डाल दिया उसको भी फेंकना पड़ेगा, किसी ने बिस्तर कपड़े डाल दिए वो भी फेंकना पड़ेगा। कचरे के साथ वो सब मिक्सचर हो जाता है, तो वहाँ जाकर वो खाली होता है, पानी गिर गया तो और कीचड़ और मच जाता है, गंदगी तो फैलती है। सारा कचरा हम इकट्ठा कर करके आगे इस तरफ कूड़े का है उधर डाल देते हैं और इकट्ठा करके जला देते हैं। आप इस तरफ फेंक के जलाते हैं, उसकी वजह जो नगर निगम की गाड़ी होती है उसमें क्यों नहीं डालते? मैम गाड़ी हमारी इधर आती नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं डालते। हमारे तो जवाहर नगर नाला अपने आप में बारिश में एक पूरी कहानी रोक एक बोलता है, बट स्टिल द मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। सारा कचरा लोग यहीं डालते हैं, भरता है, पानी इकट्ठा होता है, स्टैगनेंट वाटर होता है, मॉस्किटो इतने ज़्यादा ब्रीड करते हैं। मलेरिया एंड डेंगू, चिकनगुनिया आर लाइव एग्जाम्पल जब आता है तो एपिडेमिक की तरह आता है। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जो डंप यार्ड्स बने हुए हैं इन ऑन मेन रोड्स इन सेंटर ऑफ द सिटी, उसके लिए भी लोग बॉदर्ड नहीं है। मैं सफाई करता हूँ, इसका कचरा कलेक्ट करके कचरा पॉइंट पे फेंकने जाते हैं हम। तो उसके बाद में कचरा पॉइंट पे ट्रॉली आती है, फिर ट्रॉली वहाँ से भर के नानता टचिंग ग्राउंड में जाती है। हमारा मेन फोकस रहता है कि लोग सोर्स लेवल पे ही कचरे को गीला और सूखा करें, पर हम लोग इसमें काफ़ी मतलब कुछ अचीव नहीं कर पाए, बट वी ट्राइड लॉट। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स इज़ मच इजी। अवेयरनेस कैंपेन चलाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इस चीज़ को लेके। अपने गवर्नमेंट के पास मशीनरी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे तो गाना तो बजता ही टिपर में, गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, बस वो गाना ही बज रहा हो नहीं रहा है। और ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं गीला कचरा और सूखा कचरा का मतलब क्या है। हमने इन कचरा गाड़ियों का पीछा किया तो ये हमें उस जगह ले गई जिसे मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ सारा कचरा पूरे शहर से आकर एक साथ खाली होता है, कचरा गाड़ी के हरे व नीले दोनों डब्बों से। यहाँ से बड़े ट्रक इस कचरे को अपनी आखिरी मंजिल पर पहुँचाते हैं। आपका स्वागत है नानता में, कोटा में पैदा हुए सारे कूड़े का स्थायी निवास।
शुरू से ही है, हमेशा ही जितने भी कोटा का कचरा आता है ये यहीं पे आ रहा है। काफ़ी लंबा समय हो गया इसको, 20-25 साल से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ 350 पौने 400 टन तो आता ही है जो भी है। कि शहर से ही अलग होके आएगा और अभी भी आ रहा है, लमसम आ रहा है ज़्यादातर उनमें सूखा गीला अलग अलग थोड़ा बहुत आ ही रहा है सब। देखिए इन्वायरमेंट हैजार्डस तो है ही है, सॉइल इनफर्टाइल हो रही है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ है ही है, मॉस्किटो वन डेवलप हो रहे हैं, उनके हेल्थ इशू डिजीज़ जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं वो डेफिनेटली डेवलप हो रही है। ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है उसका एरिया का, क्योंकि यहाँ पर की जो रॉक्स का जो सिस्टम है, जो लेआउट है वो उसमें एक फ्रैक्चर्ड रॉक्स है यहाँ पर, तो नेचुरली वो जो है पेनिट्रेट करके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगी। तो अभी स्टडीज़ हमने इस तरह नहीं करी है, बट डेफिनेटली जो भी लीचिंग प्रोसेस से जितने भी इन्फिल्ट्रेट्स हैं वो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे। The dump is not very far from the city, and the leaching will definitely affect the citizens. And there are people who are living near that area. So it comes to the health of an individual. It's very important to get it isolated, and all the needful should be done. Look, the community is not just formed by human beings, but it also is composed of many animals, domestic animals, wild animals. Besides that, animals, there are birds also, and the whole ecosystem is disturbed just because of all these things. The consumption of that waste, जो उसमें खाना पड़ा था, जो डंप के रूप में फेंक दिया गया था, वो जो एनिमल्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी वो ले रहे हैं, उनमें से साथ में पॉलीथिन्स भी जा रही हैं उनके पेट में। हम उन्हीं एनिमल से फिर अपनी चीज़ें डिराइव कर रहे हैं, मिल्क डिराइव कर रहे हैं, हम लोग बटर कंज्यूम कर रहे हैं। अल्टीमेटली वी ऑल आर लिंक्ड इन दिस इकोसिस्टम, एंड इफ़ वन इज़ कंटामिनेटेड, हम ये नहीं कह सकते कि हम बच जाएंगे। इसका तो बाकायदा रिसर्च हुआ है कि जो आवारा पशु हैं, तो लोग बाग कहते हैं कि भाई कोटा शहर के तो थैलियाँ खा रहे हैं इसलिए उनके दूध में माइक्रोप्लास्टिक का कंटेंट जो आया है वो ह्यूमन टॉलरेंस से 10 टाइम्स आया है। गूगल पे मेरे ख्याल से रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इसके बहुत रिसर्च पेपर्स हैं। यहाँ पे क्या-क्या डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुआ है या होने वाला है? भाई रिसेंटली तो मैडम ये जो पूरा कचरा एक साइड मतलब उसको निकाला जा रहा है, खाद निकाला जा रहा है उसका, और सारा करके वो जो प्लांट बन रहा है उसमें और डेवलपमेंट होगा, और निगम कर ही रही है अपने स्तर पे, बहुत कुछ कर दिया है उन्होंने, और आगे भी नगर निगम इसको बहुत सीरियसली से लेके काम करना चाह रही है, और हो रहा है काम। पहले बहुत सारा कचरा था, काफ़ी उसको डिस्पोज किया है, खाद बनाया है, और पन्नियाँ वगैरह अलग हुई है, खाद का सिस्टम अलग हुआ है, और खाद को कोई ज़रूरतमंद होते हैं पेड़ पौधों के लिए तो वो जो ठेकेदार के थ्रू में है वो कहीं उनके हिसाब से वो दे भी देते हैं। उस ट्रीटमेंट में हमने एक वो रोलर टाइप का होता है, सीव्स होते हैं जिसमें उसमें अब डेट वेस्ट इज़ टोटली डिकम्पोज्ड वेस्ट, उसमें जो पॉलीथीन्स हैं और जो इस तरीके का कचरा है बस वही है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, अदरवाइज़ वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उसमें वो पूरा सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो हम जैसे ही वो सीव्स चलाते हैं तो जो मिट्टी और जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो तो नीचे आ जाते हैं, और जो प्लास्टिक है जो अनडिकम्पोज्ड जो डिकम्पोज नहीं हो पाया है वो वाला मटेरियल हम अलग कर लेते हैं। और जो मिट्टी निकलती है उसका क्या? मिट्टी तो वो है, वो बहुत ही मतलब रिच मिट्टी है, मतलब मैन्योर या कंपोस्ट के तरीके से हम लोग उसे यूज़ करने का है, उसे हम लोग बैग्स में फिल करवा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग टेंडर वगैरह करके उसको मतलब गार्डन पर्पज़ में यूज़ ले लेंगे। पहली बात तो वो खाद नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो फाइन सॉइल भी निकल रहा है क्या उसमें भी प्लास्टिक के कंपोनेंट्स या टॉक्सिक केमिकल्स? नहीं, ये अभी हमने चेक नहीं करवाया है, अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे चेक करवाएंगे। तो देयर आर मैनी साइंटिस्ट हु आर अगेंस्ट दिस। अगर आप टेक्निकली बात करें
तो सिटी कंपोस्ट जैसा अभी आपने बताया, इसमें क्या हो रहा है, बस छान रहे हैं। छानने से हैवी मेटल तो नहीं रुकेंगे, जो जहरीले रसायन हैं वो तो उसमें ऑलरेडी मिक्स हो गए, वो तो नहीं रुकेंगे। इसको खाद कहना ही बहुत बड़ी गलत बात है। ये पूरा ही एक तरह से मतलब गलत रास्ते पे चला जाता है। हमें इस बात की भनक नहीं थी कि हमारी यात्रा का सबसे बुरा हिस्सा अभी बाकी था। जैसे ही हम लैंडफिल से बाहर निकल रहे थे, हमें कुछ लोग दिखे। ये ट्रक ड्राइवर नहीं थे, ना सरकारी कर्मचारी, और इनमें से कई छोटे बच्चे थे। बहुत सारे रहते हैं, अंदर तो बहुत सारे हैं। जिनके घर अंदर ही रहते हैं। हाँ, इनके सारे। तुम लोग दिन भर क्या करते हो? कपड़ा ही बिनते हैं हम। तुम दोनों भी? दिन का कितना कमा लेते हो? अभी 200। उम्र क्या है तुम दोनों की? मेरी 12। 15। 12। यहाँ पे बच्चे भी काम करते हैं तुम्हारे जैसे? और उनको कोई रोकता नहीं है? नहीं। कितने बच्चे लोग और काम करते हैं? बच्चे तो बहुत होंगे। माँ बाप नहीं तो वहाँ तक जाकर रुक सकते हैं। अभी देखो। हमें समझ आया कि हमें एक बार फिर अंदर जाने की आवश्यकता थी, डंपयार्ड के बीचों बीच हमारे समाज के सबसे बदसूरत सत्य से मिलने। बच्चे वहीं बड़े हो रहे हैं, वो लोग वहीं रह रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा हमारे पास कुछ इशू आया नहीं है, पर वो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग एश्योर कराते हैं ये चीज़ें। आपके घर में कौन कौन है? मेरा पति है, मेरी 2 छोरी आएंगी। आपके घर में जो आपके पति क्या करते हैं? यही कबाड़ा बिनने जाते हैं, हम तो साथ में जाते हैं। आप पूरा दिन साथ में ही काम करते हैं रोज़? हाँ। और बच्चों को भी लेके जाते हैं? बच्चों को एक को झूले में डाल देती हूँ, एक आगे बैठी रहती है। बारिश हो या गर्मी हो या धूप हो, चलता ही रहता काम। सुबह निकली जावा 5 बजे 6 बजे, और कोई कोई दिन तो 4 बजे ही निकली जावा यहाँ से, जब वो शाम का 6 बजे घर पर आवा। महंगाई इतनी है तो गुजारा 5 मन्नक हुए घर में इंसान तो कहीं खवाड़ा वड़ा फिर, ऐसे हम मजबूरी में आई रहने। यहाँ सारे अलग अलग छंटनी करते हैं। क्या क्या लाते हैं? जैसे पेपर, रद्दी, गत्ता, बाल्टी और ये पड़म, कांच बोतल, सब अलग अलग भरते हैं फिर उनको ला के। आता है ना, कांच चुभ जाते हैं, हाथों में खून निकल जाता है, पैर कट जाता है कतलों से, कभी गाचा कीचड़ हो जाता है, जो टायर फंस जाता है फिर उनको निकालो। जो इसके मारे तकलीफें भी बहुत सारी आती है, पर क्या करें, कमा के तो खाना पड़ेगा ना। कमा के नहीं खाएंगे तो फिर कोई थोड़ी आके खिला देगा यहाँ पे। आपके जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो आप क्या करते हैं? यही कुछ नहीं करते हैं,
पट्टी मिलती है, चिंदी चोली फाड़ फाड़ कर बांध लेते हैं उंगलियों में बस। लगती है, चोट भी ले जाती है, कोई वजह मान लो दवाई हवाई किसी से हाथ में आ जाती है, जो हम बेहोश भी हो जाते हैं, नरी बार छाँटते हैं तो करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, तो वो फिर इलाज करवाना पड़ता है। तो नरी बार कौन सी दवाई ले लेता है तो एक्शन मार जाती है हाथों पे, बहुत सारी मतलब जहर वेर की शीशे हाथ में आ जाती है तो वो एक्शन मार जाती है। आपको सरकार की तरफ से आपने कभी, जैसे नगर निगम में भी ऐसे ही काम के लिए नौकरी होती है, आपने कभी वो करने की कोशिश करी? खूब कर ली, कोई नहीं लगावे, हमें कौन लगावे? जो बड़ा बड़ा घर का खाई रहा, बड़ा बड़ा घर का ही लगाई रहा, गरीब दुबला झुंपड़िया में पड़िया ना कौन, अरे ये तो झुंपड़िया वाला है, ऐसे कर दे। पढ़ सकते हैं ना मैडम, पर हम तो नहीं भेजते हैं क्योंकि नौकरी मिलती नहीं। मैं खुद 12वीं पास हूँ मैडम, पैसे वाले की नौकरी है तो पैसा होगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 12वीं पास हूँ मैं भी। आपने सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करी है? सब कोशिश कर ली मैडम, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि अपन गांव में जाते हैं तो तुम तो बंगार बीनने लगे, जात बाहर है तुम, तो ऐसे दिक्कत आती है मैडम। मैं जाते ही नहीं, गाँव ही नहीं जाता हूँ, मेरे तो बीवी बच्चों से मतलब है। एक का नहीं, सारी टपरी वाला का यही हाल है। आते हैं, बनाई टपरी, मेहनत करी, खूब मेहनत करने बनाई लेने आप, और 2 दिन बाद में आइए माया कवा दे दिया, उठाओ 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 उठाओ, तो सामान ही हम मिटा दे, सब तोड़ा बांगो करी, फिर नया शर्त लावा, फिर बनावा, दूसरी जगह जाइने, वहाँ भी महीनों 2 महीनों 12 महीना 6 महीना रिया, और वहाँ भी आई जाएगा। इनका मारे परेशान है दीदी। So Shudras or the lowest caste, they were supposed to do all this dirty work because if we see, we did not even have sewage before. So the lowest caste, they were supposed to do all this dirty work, and we very unfortunate, but actually we were following untouchability because they were involved in dirty work. It had nothing to do with hygiene, but only if a person is born in that family, we were following untouchability, and that was a most pathetic part of our society, which we practiced, for many years until we got our own constitution and untouchability was abolished. But still we believe that only one caste or one class is there who is supposed to do this work. So it is there, it is instilled so deep in our minds, in our lifestyle, that it's really difficult. I don't think so that we can get over it completely. So that is the main hindrance actually. हर चीज़ का कबाड़ है वो लेते हैं, उसको फिर बेचते हैं मार्केट में। इसी तरह का धंधा हर चीज़ का, प्लास्टिक से लेके मेटल, एल्युमिनियम है, स्टील है, आयरन है, इसका जो कबाड़ डिस्पोजल वगैरह होता है उसका काम करता है। फिर हम उसकी वैरायटी बनाते हैं अलग अलग तरीके से। प्लास्टिक की भी वैरायटी, काफ़ी वैरायटी होती है, लोहे में भी काफ़ी वैरायटी होती है, मेटल में होती है, वो सब हम अलग अलग वैरायटी बनाते हैं, फिर उसको हम मार्केट में बेचते हैं। फिर वहाँ से और भी ज़्यादा वैरायटी होती है, जितनी वैरायटी हम बना सकते हैं वो हम बनाते हैं। फिर आगे जहाँ पे होता है वो वहाँ से वैरायटी बनाते हैं, वहाँ से रिसाइकल होता है, ये वहाँ से रिसाइकल होता है, प्लास्टिक का दाना बनता है, फिर दाना बनकर फैक्ट्री में जाता है ये, फिर वहाँ से ही वापस इसी से वो जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक के वो बन के आते हैं मार्केट में, फिर वो सेल आउट होते हैं। वही गत्ता है, गत्ते का रिसाइकल होता है, गत्ते से वापस गत्ता बन जाता है, पेपर से पेपर बनता है, तो वो जो भी काम है वो वापस रिसाइकल होकर वो आ जाता है मार्केट में। प्लास्टिक में 10 से 15 हज़ार आती है, लोहे में 30 से 40 हज़ार आ जाती है, उसमें लगभग 1.5 से 2 टन वजन जाता है उसमें, तो उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये की लागत आती है गाड़ी में हमारी। उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, हमारा प्रॉफिट होता है 2 रुपये 2.5 रुपये का पर किलो। ऑल्दो एक तरह से हम देखा जाए तो वो अल्टीमेटली अभी भी हमारी ही हेल्प कर रहे हैं, उसमें से रीयूजेबल मटेरियल पिक करके और उनको अल्टीमेटली सही जगह पहुंचा रहे हैं जहाँ पे वो फाइनली मैनेज हो पाएँ। लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर लीगल सिस्टम होता तो बहुत अच्छा होता, उनके पास एक प्रोटेक्टिव गियर होता तो बहुत अच्छा होता, जिससे कि उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर्स हैं, बिकॉज ऑफ द सो मैनी टाइप्स ऑफ, आजकल ई वेस्ट भी उसी में मिक्स होता है, प्लास्टिक भी उसी में मिक्स हो रहा है, सो मैनी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस आर बीइंग रिलीज्ड
और वो ऐसे ही हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी रेडियो एक्टिव लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत समय तक हमारे एनवायरनमेंट में स्टे करेंगे, और स्पेशली जो प्रॉक्सिमिटी में हैं, जो पास रह रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं. So their exposure starts from breathing, I would say. Now what they inhale is the air that is coming out, the gases coming out from that waste that can contain toxic gases, that can contain carcinogenic gases, that can contain microorganisms which are multiplying over there, that can contain toxic gases which are immediately killer. So it can cause sudden catastrophic death if there is some toxic gas produced like cyanides or methyl cyanides or something like that. It causes cancers in long run because they are they are inhaling those gases which are released from carbohydrate, from organic and plastic wastes, and which are known to be carcinogenic. They are more prone to develop infections immediately because they are getting gases, they are getting microorganisms with their breath. They are living in that part. They are getting skin pricks because of sharp nails over there. They are getting skin infections because of the maggots and because of the worms over there, the bacteria over there. They are getting skin allergies because of so many contaminants getting affecting their skin. They are getting skin perforations, skin lacerations, skin necrosis over there. So their skin is not safe, their breaths are not safe. And this impact is not limited to those who are living in rug pickers. Once the garbage is in your vicinity, it's in your colony, you are getting impacted in the same way. You are, I would say you are like a rag picker who has some protection probably. Everybody is a rag picker then. बाकी कबाड़े का काम लगभग इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है इंडिया में. आधे से ज़्यादा शेयर तो कबाड़ी स्वच्छ कर रहे हैं. जहां एक तरफ सरकारी कचरा सिस्टम अपने सस्टेनेबिलिटी के वादों को पूरा करने में असफल है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोग हैं जो नंगे हाथों से काम कर इस देश की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को जीवित रखते हैं. मगर वो इनफॉर्मल कार्य क्षेत्र में फंसे हैं जहां उनके ना कोई अधिकार हैं, ना सुरक्षा और ना सामाजिक ध्यान. ये दो सिस्टम एक साथ चलते हैं, अपने अपने शिकार करते हुए. क्या एक नई कल्पना संभव है? एक सचमुच सस्टेनेबल सिस्टम कैसा दिखेगा? क्या इन सवालों के कोई जवाब हैं? मोहल्ले के जाके लेवल पे जैसे 50 घर का 100 घर का एक छोटा सा एरिया पकड़ के और वहाँ पे तो एक प्रोजेक्ट चालू किया जाए इस तरह से, कुछ पायलट प्रोजेक्ट जैसे 2-3 मोहल्लों में किया, फिर वो सक्सेस होता है तो उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है और सेग्रीगेशन एट सोर्स हो जाएगा. जहाँ से कचरा पैदा हो रहा है वहीं पे अगर अलग कर दिया जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा इसका प्रबंधन. और अगर ऐसा एक प्रोजेक्ट पहले से मौजूद हो तो
So what we are doing is that we bring organic waste into our facility, we process it and we put it in these blue drums to make compost out of it, and then we sell it out. So in the morning our vehicle goes out and the houses that we are connected with, they segregate their kitchen waste aside. We give a dustbin and we take a dustbin back. Then that waste comes back to our facility, it is processed, and then again we put that waste in these blue drums and we make compost out of it. It takes around a month and a half or 2 months for the process to complete. Jeevatva has always been my dream project. My education made me realize that waste management, which is something that I was always interested in, is not as difficult as people often make it out to be. For example, what we are doing right now, we are dealing with organic waste, which makes up more than 50% of total waste in this city. And all you need to do to manage that is literally just compost. So I just feel like it's a very easy problem to solve if only someone gets to it, and with that idea, Jeevatva started. Our mission is to bring as much waste as we can back into the cycle of use. Through composting and recycling, we want to save as much waste as we can from entering the landfills and the dump yards. और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इनके साथ में, क्योंकि पहला तो सबसे पहले जो घर में जो किचन वेस्ट निकलता था वो एटलीस्ट अब अलग होके चला जाता है, और उससे जो हमें रिटर्न में जो खाद वगैरह जो मिल रही है उससे मुझे, मैं अपने पौधों वगैरह में डाल रही हूँ, तो उससे मुझे ना मतलब मेरे घर में अभी रिसेंटली चीकू आए थे, बहुत मीठे थे और बहुत अच्छे थे, तो मतलब उस और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, तो मुझे मतलब एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पा रही हूँ, और मुझे मतलब आपके साथ मिलके हमें करने का मौका मिल रहा है। यूटिलिटी देखते हुए हमने ये आप लोगों को सपोर्ट किया। चलो किस काम तो आ रहा है, नगर निगम में जा रहा है, वो तो कचरे में ही जा रहा है। कचरे में तो कचरे पात्र में चला जाएगा, वो जाके कहीं पे डंप कर देगा। पर जो चीज़ आप लोगों जो काम कर रहे हैं उससे हमें लगा कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है निगम की जगह। मुझे तो ये याद है कि यहाँ से निगम वाले जो कचरा ले जाते हैं वो ले जाके और जो इनका डंपिंग यार्ड होता है वहाँ चला जाता है वो। अब उसका आगे क्या प्रोसेस करते हैं उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, पर आपके प्रोसेस का मुझे पूरा आइडिया है। बट निगम का मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या, एक तो वो लोग इतना सुनते नहीं हैं कचरा। जैसे वो जो गाड़ी जो चलाते हैं वो ऑलरेडी मोबाइल में बहुत बिजी होते हैं, तो आगे निकल जाता है, कभी रुके रहते हैं, कभी मतलब एक्स्ट्रा डंप कचरा होके आता है तो डालने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मतलब परेशानी होती है उसमें। आपके में ये कि वो सीधा घर से आते हैं और हम बाहर रख देते हैं, वो अपने आप आते हैं, बेल बजाते हैं, ले जाते हैं कचरे को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। We are still a budding startup. We take customer feedback very, very seriously. Every single one of our customers meets one of the team members personally. We are always available. We are always available for contact. There is 100% transparency. Every single one of our customers is always welcome to come up to us, to look at our work and to see for themselves what they want. Waste in India is an economic gold mine which is completely untouched, and if we get it right, there's a lot of potential to scale it up. I think waste has only been seen as waste because we refuse to see the opportunities that it presents. Waste is an asset. Waste can be turned into so many things. It can be used as raw material if used correctly. If segregated at source, 80 to 90% of waste can be used as raw material to make something else out of it. I think waste is a huge economic opportunity that this country is missing out on right now. Till date, we have saved 15,000 kgs of waste from going into landfills. We have brought that here into our facility and made it into compost and brought it back into the cycle of use. Other than that, we are proud that we have induced the habit of segregation into 80 households.
We are not just dealing with the waste, we are adding value to it and people do see that. मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हम आज जो हमारे पौधों में जो खाद डाल रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, और जो भी हम खा रहे हैं, चाहे मेरे घर का एक चीकू हम खा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि वो मैं ऑर्गेनिक खा रही हूँ, उसमें कोई मतलब पेस्टिसाइड वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो मुझे खुशी हो रही है उस चीज़ को देख के। पर उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसका ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सीधे सीधे मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उपजाऊ क्षमता बहुत बढ़ा देता है। %50 of the total waste that is produced in this city and in this country is compostable, meaning that just by composting, segregating at source and composting this waste, 50% of all landfills can be gone. Not only that, it makes recycling of the dry waste much easier, because once the organic waste is separated from the dry waste, it can further be segregated with ease. It can further be sent into more recycling chains, as it won't be contaminated by different organic components. Talking about the social benefits, in this country, caste plays a huge role. Caste and class play a huge role in waste management. Throughout history, there have been a certain class of people that always worked with waste management, and that continues to be the case, unfortunately. The people who work with waste, their living standards are not great. They are not given opportunities. Many of them don't even have government IDs. They don't have any resources or any support for doing the work that they do. I feel like with Jeevatva, we can help support these people. With Jeevatva, we can help give these people a better life by employing them in a sector that they've always known that they already have expertise in, while also giving them better safety, better protection and better employment. In the near future, we hope to expand beyond just organic waste. We hope to start recycling very soon with paper, with cardboard and the easy recyclables, then moving on to other plastics. We also hope to collaborate with the local government and the local municipality. With their support, we can probably cover a much larger area. With their support, we can help the entire city manage their waste better. जीवत्व अभी शुरुआती स्तर पर है, सीमित है, पर इसमें क्षमता है। इसलिए हमने नागरिकों से पूछा कि जीवत्व मॉडल के विस्तार पर उनके क्या विचार हैं। They are able to do a far better job in educating people, in making sure that they collect waste from households, making sure they treat it properly, and not just treating it, they also make new materials out of it. तो हम निश्चित रूप से उससे तो जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि यही जाकर के आगे इसकी उम्मीद बन सकती है कि सेग्रीगेटेड कचरे को आगे प्रॉपरली डिस्पोजल हो सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, और मैं सोचता हूँ शायद ये 5-6 साल पहले आ जाना चाहिए था, और इस समय कोटा शहर को तो बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे को लगता है डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीवन, मी, यू, एवरीवन। भारत के लोग फंसे हुए हैं। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि वो तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक समुदाय है जो संसाधनों के अभाव में रिसाइकलिंग कर रहा है, और कुछ शख्स हैं जो अपने अपने स्तर पर समाधान ढूंढ रहे हैं, मगर समस्या बड़ी है, गंभीर और डरावनी है। तो हमने लोगों से पूछा, अगर उनकी आवाज़ सुनी जाती तो वो सरकार से क्या कहना चाहेंगे। So I would just say this, please take an initiative, because as citizens we want that change. देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे मैंने दिल्ली में भी देखा हुआ है, वो एक पहाड़ देखा हुआ है कचरे से, है ना, क्योंकि मैं मेरे ब्रदर के यहाँ जाती थी तो वहाँ पे मुझे दिखता था वो पहाड़। तो मेरा ये है कि यहाँ पे भी, कोटा में भी ऐसे पहाड़ ना इकट्ठे हो जाएं, तो बेहतर है कि उनको अलग अलग तरह से उनको सेग्रीगेट किया जाए और उनको फिर यूज़ किया जाए। कहना हम यही चाहेंगे कि मैम हमारे अगर गाड़ी आए तो हमें कोई ऐसे करने में
वो नहीं है, हम कचरा गाड़ी में डालेंगे, हमारे बस गाड़ी आनी यहाँ तक चाहिए, हमें कोई जलाना कचरा इकट्ठा करके इधर डालना में भी कोई अच्छा नहीं लगता। यही बोलेंगे कि साहब हमारे पास कुछ भी नहीं, ना राशन है, ना कुछ भी देते हैं हमें सरकार तरफ से, ना दवाई गोली, ना कुछ हमें मिलता है। हम मेहनत करते हैं, खाते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में पड़े हैं, यहाँ भी हमें सुक्ति नहीं रहने दी। I think I would tell them to go out more often. You know, they are making plans sitting in the offices to interact and to really see what the problems really are on the ground. They are not very much aware about it. So I would tell them to go out and see the problems and meet people and meet groups and work with them to solve the problem instead of just working alone. ये कहानियाँ आपसे अलग नहीं हैं, ये कड़वी सच्चाई आपसे दूर नहीं है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आसपास देखिए, सच में देखिए, पूछिए, ढूंढिए। जिन प्रणालियों से आप घिरे हुए हैं, उनमें स्याह सच्चाइयाँ छिपी हैं। ये इंतज़ार में हैं कि आप सुधार करें।